पेरेंट्स को कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो डिले बच्चे बोलना तभी सीखते हैं जब उनसे कोई बातचीत करे। अगर बच्चे को बातचीत करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो वो बोलना कम शुरू करे। तो बच्चे को टीवी लगा के दे देते हैं या मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा उसमें बिजी रहे। उसमें क्या हो रहा है कि फिर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रही। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हरप्रीत सिंह राणा। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जी, जिसमें हम जो डॉक्टर्स हैं, माहिर हैं अपने अपने फील्ड के, उनसे हम आपकी बात कराने जा रहे हैं। तो आज हम बात कराने जा रहे हैं जी डॉक्टर संजय मुंजाल जी से, जो कि वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड इंचार्ज स्पीच एंड हियरिंग यूनिट ऑफ ENT PGIMER चंडीगढ़। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा जैसे कि ये सीरीज़ का पहला एपिसोड हमारा आपके साथ होने जा रहा है, तो जनरली हमारे पास ये क्वेरीज ऐसी आती हैं आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड कि जो बच्चा है उनकी कुछ ही डिलेड स्पीच थेरेपी रहती है, तो पेरेंट्स को कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो डिलेड है। जब बच्चा अगर 1 साल का हो गया और वो बच्चा बोलता नहीं है, या 1 साल के बच्चे को 5 से 6 वर्ड्स बोलने चाहिए, अगर वो बच्चा कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो डिलेड है। अगर 1.5 साल का बच्चा 50 से 60 वर्ड्स बोल सकता है, अगर वो बच्चा उतना नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है उसकी डिलेड स्पीच है। अगर ऐसा है तो उसको हॉस्पिटल में जाके ENT डिपार्टमेंट में स्पीच एंड हियरिंग यूनिट में जाके कंसल्ट करना चाहिए कि उनका बच्चा लेट क्यों बोल रहा है। तो इनके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, कि यह भी एक कारण हो सकता है उस चीज़ का। ये एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि अगर बच्चे को कम सुनता है तो बच्चा लेट बोलेगा। अगर बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल है और उसके बाद भी वो लेट बोल रहा है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसके बाकी के माइलस्टोन्स कैसे हैं, जैसे उसने किस उम्र में बैठना सीखा, किस उम्र में चलना शुरू किया। अगर वो भी नॉर्मल है, बच्चे का इंटेलिजेंस भी नॉर्मल है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण देखा गया वो है ये, जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं। तो बच्चा दिन में मेड के पास है या किसी और सर्वेंट के पास है और उसको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। बच्चे बोलना तभी सीखते हैं जब उनसे कोई बातचीत करे। अगर बच्चे को बातचीत करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो वो बोलना कम शुरू करेगा और वो इशारे करना शुरू कर देता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कारण जब पेरेंट्स सारा दिन बाहर रहते हैं और इवन जब वहाँ से वापस भी आते हैं ऑफिस से, तो उनको अपने घर के काम करने हैं, तो वो बच्चे को टीवी लगा के दे देते हैं या मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा उसमें बिजी रहे। उसमें क्या हो रहा है कि फिर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रही। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। जब वो टीवी देख रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है तो 1 वे प्रोसेस है। जो कुछ भी टीवी पे चल रहा है या मोबाइल पे चल रहा है वो सिर्फ देख रहा है, उससे बातचीत नहीं कर रहा। तो इससे क्या है कि उसकी जो स्पीच बोलने की शक्ति है वो डिले हो जाती है। तो ये मेजर कारण देखा गया आजकल के बच्चों में। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है, हकलाते हैं जैसे वो, तो उस केस में अर्लियर स्टेज पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए, बच्चा जब बोलना सीखता है तो 3 साल की उम्र के आसपास उसकी वोकेबलरी काफ़ी हो जाती है और वो सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है जिसे एडल्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी अभी वोकेबलरी एडल्ट्स के बराबर नहीं होती है। अब वो क्या चाहता है कि मैं थोड़ी से टाइम में बहुत ज़्यादा सब कुछ बता जाऊँ, जैसे कि एक एडल्ट बताता है। तो उस बताने के चक्कर में कई बार उसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता क्योंकि वो उसकी वोकेबलरी में नहीं है, ठीक है, तो वो फंबल कर जाता है। जब वो फंबल करता है क्योंकि वो सोचता है कि बोलूँ कि ना बोलूँ, या कई बार एग्जैक्ट वर्ड उसके माइंड में नहीं आ रहा, तो उस चक्कर में उसको डायलेमा है कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि ये ठीक वर्ड है कि नहीं। और हमारी इंडियन लैंग्वेज में क्या है कि हमारा एक्सपोजर इंग्लिश से भी है, हिंदी लैंग्वेज से, पंजाबी लैंग्वेज से भी है। हम सब मल्टीलिंगुअल्स हैं बेसिकली। सो इसमें एक वर्ड के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कई वर्ड्स हैं। हिंदी में भी वर्ड हो सकता है, वो इंग्लिश में भी वर्ड हो सकता है, पंजाबी में भी। तो कई बार बच्चा सोचता है कौन सा वर्ड बोलूँ इसके लिए, वो थोड़ा सा फंबल करता है। जब वो फंबल करता है और अगर पेरेंट्स उसको नेगेटिव रिएक्शन देते हैं या पेरेंट्स डांट देते हैं उसको कि भाई तुम अटके क्यों, तो बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा बोलेगा वो पहले ही कॉन्शियस हो जाएगा, जैसे कॉन्शियस हो जाएगा वो अटक जाएगा। सो ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए जब 3-4 साल की उम्र में बच्चे होते हैं वो थोड़ा बहुत अटकते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी, कि उनकी जो स्पीच है वो नॉन फ्लुएंट है, वो फ्लुएंट नहीं है बट वो नॉर्मल है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं या उसको डांटते हैं, तो वो जो नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी है वो हमारी जो स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो
इस चीज़ का जो आप उनका इलाज करते हैं पेशेंट्स का, जो स्टैमरिंग बच्चे हैं, तो वो सिर्फ थेरेपी रहती है या कुछ मेडिसिन वगैरह भी चलती हैं? देखिए, स्पीच डिसऑर्डर्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ थेरेपी है। थेरेपी, रेगुलर थेरेपी देनी पड़ती है। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि बच्चा हर टाइम पेरेंट्स के पास रहता है। तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि घर में कैसे उनको इंटरेक्ट करना है, कैसे थेरेपी देनी है, क्योंकि बच्चा हमारे पास तो आएगा तो आधे पौने घंटे के लिए, हफ्ते में एक बार, 24 घंटे बच्चा पेरेंट्स के पास है। तो पेरेंट्स असली थेरेपी देते हैं, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे थेरेपी देनी है, कैसे क्या क्या चीज़ों का घर में ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये तो होगी स्टैमरिंग की बात, तो अब अगर मैं अगली बात करूं कि हमारे पास बहुत कॉमन सी जनरल प्रॉब्लम हम अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, जो बच्चे हैं वो तोतलापन में जैसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर वो, तो उस वैसे पेशेंट्स को, वैसे बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखो, जो ये तोतलापन है, ये एक हैबिट की प्रॉब्लम है। बच्चे जब सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो कई बार वो गलत मॉडल को अपना लेते हैं, गलत तरीके से सीख लेते हैं। तो उन बच्चों को जो है उनको करेक्शन की जाती है, हम उसको स्पीच करेक्शन बोलते हैं, कि किस तरीके से उसको बोलना चाहिए, वो उसको सिखाया जाता है। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो मैं अभी एलेबोरेट तो नहीं कर सकता, लेकिन कि उस जो भी साउंड है, मान लो एक बच्चा काला को ताला बोलता है, तो मतलब है कि वो क ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हम उसको समझाते हैं, उसको दिखाते हैं कि कैसे क बोला जाता है। ठीक है, उसको पहले वो क राइट वे में बुलवाना सिखाते हैं। फिर एक प्रोसेस होता है जिसके तो मीन्स हर हफ्ते वो रेगुलर थेरेपी के लिए आते हैं, तो उसकी स्पीच साउंड्स को करेक्ट किया जाता है। और एक जो प्रॉब्लम है, इसे हम बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन। एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जल्दी तरह ठीक हो जाती है। अगर बच्चा कोई 3 साल का बच्चा है और वो क को त बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको वो गलत है, वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ साउंड्स हैं जो हम बाद में एक्वायर करते हैं, जैसे र साउंड है। र साउंड बच्चा 6 साल की उम्र तक एक्वायर करता है। अगर मान लो 3 साल का बच्चा र नहीं बोल रहा, तो हम उसको स्पीच डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे जैसे बड़ा होगा वो सीख जाएगा। हाँ, अगर वो 6 साल की उम्र में भी नहीं सीखा, तो फिर हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन सी क्वेरीज हमारे पेशेंट्स की, कई बार हमारे व्यूअर्स की आती है कि बच्चे का जो तेंदुआ है वो कहते हैं जुड़ा हुआ है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएंगे कि कैसे उसको आप मतलब क्या उसके कारण दिक्कत आ सकती है या उसका इलाज क्या रहता है? तेंदुआ, जिसे हम टंग टाई बोलते हैं, एक जो जीभ है उस इन पेशेंट्स में, वो जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते, जीभ को ऊपर नहीं उठा सकते। तो उससे क्या होता है कि कुछ साउंड्स जो हैं, जैसे ट, ठ, ड, ऐसे वाली साउंड्स को वो इनकरेक्ट बोलेगा। लेकिन एक हमारे सोसाइटी में मिथ है कि अगर बच्चे को तेंदुआ है तो वो नहीं बोलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोलते, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद इसको तेंदुआ है इसलिए नहीं बोल रहा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तेंदुए के कारण कभी भी डिलेड स्पीच नहीं होती है। तेंदुए के कारण कुछ साउंड्स गलत हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि ट, ठ, ड, ये वाली साउंड्स। अगर ये वाली साउंड्स गलत बोल रहा है बच्चा, तो उस तेंदुए को कटवाना पड़ता है। अगर ये तेंदुआ होने के बावजूद भी कई बच्चे ठीक बोलते हैं, अगर बच्चे ठीक बोल रहे हैं, तो तेंदुए को कटवाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल की यूजेज बढ़ गई है, हियरिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्या क्या उसके कारण प्रॉब्लम्स आपके पेशेंट्स में आपको जनरली देखने में को, जो पीजीआई के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन मोबाइल के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और एक नुकसान है सुनवाई में कमी होना। हमने अपने डिपार्टमेंट में भी रिसर्च की है, जिसमें हमने देखा कि जो लोग हर रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उनकी हेयरिंग में जो उनकी हेयरिंग सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे ही हम कॉल लेते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड बन जाती है हमारे ईयर के पास, और जो अगर ज़्यादा मोबाइल यूसेज करें 2 घंटे से ऊपर, तो उसकी जो रेडिएशन की अमाउंट है वो परमिसिबल लिमिट से ऊपर हो जाती है, जिससे हमारी सुनवाई में कमी आ जाती है। और जब ये सुनवाई में कमी आती है, इसके सबसे पहला जो साइन हमें दिखता है, या जो एक हम कह सकते हैं कि वार्निंग साइन दिखता है, वो होता है टिनिटस, या कान में शांशा की आवाज़ आना। जब कान में शांशा की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो आप ये एक वार्निंग सिग्नल है कि हमारी जो हेयरिंग सेंसिटिविटी है, या हमारे ईयर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और दूसरा
एक और कारण है जो शांशा की आवाज़ का, वो है कि जो हेडफोन्स का एक्सेसिव यूज़। आजकल देखा गया, पार्क्स में जाओ, कहीं भी जाओ, तो लोग मॉर्निंग वॉक में भी ईयरफोन्स लगा के वॉक करते हैं। जब हम ईयरफोन्स लगाते हैं तो उस टाइम पे अगर गाने सुन रहे हैं या कुछ भी, कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसकी म्यूज़िक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 90 और 100 dB के करीब होती है। जो ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड है, कोई भी साउंड जो 85 डेसिबल से ऊपर है, वो हमारे कानों को डैमेज कर सकती है। तो उसमें भी हमने देखा है कि जो यूथ है, वो जो आजकल बहुत सारे यूथ हमारे पास रिपोर्ट करते हैं कि उनके कानों में शांशा की आवाज़ आ रही है, और जब हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता लगता है कि वो मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा है या ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। हमने ये देखा था कि आज से कुछ साल पहले जो 60 साल के लोग थे, वो हमारे पास आते थे ये सब प्रॉब्लम्स लेके। आजकल वो 40 साल की उम्र में हमारे पास आने शुरू हुए हैं कि हमें बोलते हैं कि हमें सुनवाई में प्रॉब्लम हो रही है या हमारे कान में शांशा की आवाज़ आ रही है। ये मोबाइल यूसेज के कारण ही है, और अगर ये मोबाइल यूसेज ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है अगले कुछ सालों में वो 20 साल के लोग भी हमारे पास आने शुरू हो जाएं, जो कि इन सब प्रॉब्लम्स को हमें बताएं आके कि हमारे कानों में सुनना कम हो गया है या हमें शांशा की आवाज़ आती है। तो मेरा वैसे यही है कि मोबाइल यूसेज को जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। लॉन्ग कॉल्स को नहीं लीजिए। जहाँ पे आपके पास लैंडलाइन अवेलेबल है वहाँ पे लैंडलाइन यूसेज कीजिए, और मोबाइल को अपने से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम सबको, मुझे लगता है कि हियरिंग एड्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी सुनवाई की शक्ति है जो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं उस समय जो आप हियरिंग जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक से फ़ायदा ज़रूर ले रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी ना किसी और प्रॉब्लम को, हियरिंग एड को, उसको आप दावत दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम हियरिंग एड की हमारी नॉर्मली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशनरीज़ की वो क्या क्या मेजरमेंट्स कुछ ले सकते हैं कि उनको हियरिंग्स की प्रॉब्लम कम हो सके, ताकि या दूर ज़्यादा जल्दी ना हो सके। देखो, डायबिटिक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में को अफेक्ट करती है। तो और हमने देखा है कि डायबिटीज़ में हियरिंग इम्पेयरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वही एक, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल का यूसेज है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोन है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, सो इसलिए उनको मोबाइल यूसेज जो है वो थोड़ा रैशनल करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। हेडफोन्स जो हैं वो उनको कम से कम यूज़ करने चाहिए। और जब वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो अगर डॉक्टर को बताना चाहिए कि अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनकी हियरिंग सेंसिटिविटी डाउन जा रही है, तो जो भी उसको ट्रीट कर रहा है उनको बताना चाहिए कि मेरी हियरिंग सेंसिटिविटी डाउन जा रही है। बिकॉज कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। सो कुछ मेडिसिन्स हैं जो ईयर पे इफ़ेक्ट करती हैं। सो अगर वो डॉक्टर को पहले बता दें कि उनकी हियरिंग सेंसिटिविटी डाउन जा रही है, तो वो वाली दवाई नहीं देंगे जो कि ऑटोटॉक्सिक है नेचर में। तो ये थे जी हमारे साथ डॉक्टर संजय मुंजाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं स्पीच एंड हियरिंग यूनिट के ENT के PGIMER में। और अगर आपको भी लगता है आपको कोई हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप PGI में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और यहाँ पे डिपार्टमेंट में आके आप मिल सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको अपने नए एपिसोड के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।